अगर एक ऐसी स्थिति पर गौर किया जाए जहां एक देश का सबसे बड़ा नेता और उसके सेना के सबसे खुखार जनरल्स एक ही छत के नीचे एक ही झटके में खत्म हो जाते हैं, एक पूरा का पूरा कमांड स्ट्रक्चर बस एक माइक्रोसेकंड में गायब। एग्जैक्टली। और सबसे खौफनाक बात यह है कि गोली किसी दुश्मन की सरहद पार से नहीं आती। मौत का रास्ता किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं बल्कि किसी अपने ने खोला होता है। आज की इस गहरी चर्चा में हम एक ऐसा ही जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक का गहरा विश्लेषण करने जा रहे हैं जो सच में रूह कांप देने वाला है। बिल्कुल। आज का हमारा बेस मटेरियल एक YouTube वीडियो ट्रांसक्रिप्ट है जो शुभंकर मिश्रा के चैनल से लिया गया है। इस वीडियो एनालिसिस में एक काफी बड़ा क्लेम किया गया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई और उनके टॉप कमांडर्स की इजरायली मिसाइल्स द्वारा एक सटीक हमले में मौत हो गई है। और इस अटैक के पीछे इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद का एक ऐसा खुफिया स्पाई नेटवर्क बताया गया है जिसने सबसे फौलादी सुरक्षा कवच को भेद दिया है। आज का मिशन इस डीप एनालिसिस के जरिए यही समझना है कि टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस का ये नेटवर्क आखिर काम कैसे करता है। सही कहा, लेकिन इस विश्लेषण को आगे बढ़ाने से पहले एक बहुत ही क्लियर बाउंड्री सेट करना जरूरी है। हाँ, एब्सोल्युटली। आज की इस चर्चा में हम पूरी तरह से एक न्यूट्रल अप्रोच मेंटेन कर रहे हैं। उस वीडियो ट्रांसक्रिप्ट में जो भी पॉलिटिकली सेंसिटिव दावे किए गए हैं, चाहे वो असैसिनेशंस के बारे में हो या फॉरेन इंटेलिजेंस के ऑपरेशंस पर, हम सिर्फ उन क्लेम्स की मैकेनिक्स की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इस डिस्कशन का मकसद किसी भी देश, नेता या आइडियोलॉजी का समर्थन या विरोध करना नहीं है। हमारा पूरा फोकस सिर्फ इस सवाल पर है कि उस सोर्स मटेरियल के मुताबिक मॉडर्न एस्पियोनाज का ब्लूप्रिंट तैयार कैसे होता है। तो अगर हम उस पहले पॉइंट को अनपैक करें जिससे दीवारों के अंदर का दुश्मन कहा जा सकता है, उस ट्रांसक्रिप्ट में डिटेल दी गई है कि खामेनेई, उनका परिवार और IRGC के टॉप टियर जनरल्स एक ही वक्त पर एक ही सिक्योर लोकेशन में थे। और उन पर जो सटीक मिसाइल स्ट्राइक हुई वो अचानक नहीं थी, ये लगभग 1 महीने की गहरी प्लानिंग का नतीजा बताया गया है। और ये महीने भर की प्लानिंग वही सबसे बड़ा सवाल खड़ा करती है। देखिए, IRGC कोई आम सेना नहीं है। इस एलीट फोर्स में भर्ती होने के लिए सिर्फ बहादुरी काफी नहीं होती। उस वीडियो ब्रेकडाउन के हिसाब से वहाँ कई पीढ़ियों मतलब जनरेशंस की वफादारी चेक की जाती है। राइट, एक आम सिपाही के खानदान का इतिहास देखा जाता है। बिल्कुल। उनके दोस्तों पर, उनकी सोच पर बरसों तक नजर रखी जाती है। ये इंश्योर किया जाता है कि खून में आइडियोलॉजी बसी हो। फिर एक ऐसी फौलादी दीवार में जहां सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स इतने एक्सट्रीम हैं, वहां इतना बड़ा छेद कैसे हो गया? यही तो, ये इल्यूजन ऑफ सिक्योरिटी टूटा कैसे? इस चक्रव्यूह को भेदने के लिए सिर्फ वेपन्स या सैटेलाइट इमेजरी काफी नहीं होती। यहां इजराइल की यूनिट A200 का रोल सामने आता है, जो उनकी एलीट साइबर वॉरफेयर टीम है। उस एनालिसिस के मुताबिक इस साइबर टीम ने उस फौलादी कवच में एक डिजिटल दीमक छोड़ी। एक मालवेयर। हाँ, एक ऐसी सोफिस्टिकेटेड मालवेयर जिसने एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशंस को अंदर से खोखला कर दिया। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, सिर्फ टेक्नोलॉजी अकेले एक सिक्योर बंकर को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। उसके लिए एक इनसाइडर चाहिए। एग्जैक्टली। आज का इन्फिल्ट्रेशन ये है कि एक इनसाइडर, एक वफादार दिखने वाला शख्स सिर्फ एक छोटे से कोडेड सिग्नल से ये बता दे कि आज रात ठीक 2 बजे टारगेट किस बिल्डिंग के किस कमरे में और किस खिड़की के पास बैठा होगा। और जब मिसाइल ठीक उसी खिड़की को चीरती हुई आती है तो इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि कोऑर्डिनेट्स ड्रोन ने हवा से नहीं बल्कि पड़ोस के कमरे में बैठे किसी अपने ने भेजे थे। सही कहा। ह्यूमन इंटेलिजेंस, जिसे हमिंट कहते हैं, और यूनिट A1200 का साइबर वॉरफेयर, इन दोनों का ये लीथल ब्लेंड ही इस ब्रीच की असली वजह बताया गया है। ये पड़ोस के कमरे से मुखबरी वाला जो एंगल है, इसने तो पूरी स्पाई क्राफ्ट की डेफिनेशन ही बदल दी है। लेकिन उस ट्रांसक्रिप्ट में मोसाद के पास्ट ऑपरेशंस का एक पूरा प्लेबुक खोला गया है। ये दिखाया गया है कि ये उनका कोई नया तरीका नहीं है। उनका ब्लूप्रिंट ऑफ बिट्रेयल दशकों पुराना है। हाँ, जैसे 1960s के मशहूर स्पाई ईली कोहेन का किस्सा वहाँ डिस्कस किया गया है। कोहेन ने कोई सरहद पार करके छिपने वाला काम नहीं किया था। वो एक अमीर बिजनेसमैन बनकर सीरिया में एंटर हुआ और उसने अपर एशेलॉन्स में इतना ट्रस्ट बिल्ड कर लिया था
कि वो डिफेंस मिनिस्टर बनने की रेस तक में शामिल हो गया था। वही तो, और सबसे हैरानगेज हिस्सा वो था जब उसने गोलन हाइट्स पर बंकर्स का दौरा किया। वहां उसने एक मासूम सा सुझाव दिया कि सोल्जर्स को धूप से बचाने के लिए बंकर्स के पास यूकलिप्टस ट्रीज लगवा देने चाहिए। एक बिल्कुल हार्मलेस एडवाइस। एग्जैक्टली। सीरियन सरकार ने वो सुझाव मान भी लिया, लेकिन असल में वो पेड़ 1967 की वॉर में इजरायली फाइटर प्लेन्स के लिए सटीक बॉम्बिंग मार्कर्स बन गए थे। हवा से उन्हें सीधा पता चल जाता था कि जहां पेड़ है वही हिडन बंकर्स हैं। एक सिंगल आदमी ने दुश्मन के कोर के अंदर बैठकर पूरा पासा पलट दिया। एली कोहन का वो ऑपरेशन सच में एक मास्टर क्लास माना जाता है। लेकिन उस सोर्स मटेरियल में कुछ और माइंड ब्लोइंग एग्जांपल्स भी हैं जो ये बताते हैं कि इम्पॉसिबल मोसाद की डिक्शनरी में नहीं है। जैसे कि वो 2018 का तेहरान न्यूक्लियर आर्काइव हाइस्ट। हाँ, उस हाइस्ट की मैकेनिक्स किसी एस्पियनेज थ्रिलर जैसी लगती हैं। एक आम से दिखने वाले वेयरहाउस पर इजरायली एजेंट स्ट्राइक करते हैं और टन्नों भारी न्यूक्लियर फाइल्स और सीडीज चुरा ले जाते हैं। सवाल यह है कि एग्जीक्यूशन मुमकिन कैसे हुआ? ऐसे सिक्योर लोकेशंस पर तो हमेशा मोशन सेंसर्स और गार्ड्स होते हैं। बिल्कुल, उन्हें एग्जैक्टली पता था कि अलार्म्स को कैसे बाईपास करना है, किन सेफ्स को हाई टेम्परेचर टॉर्चेस से काटना है, और एक्सट्रैक्शन के लिए सिर्फ 6 घंटे 29 मिनट का स्पेसिफिक विंडो था उनके पास। ये तभी हो सकता है जब किसी ने अंदर से वेयरहाउस का कंप्लीट आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट दिया हो। एग्जैक्टली। और इसका एक और बड़ा उदाहरण उस ट्रांसक्रिप्ट में ऑपरेशन एंटेबे के रूप में मिलता है। आहा, ऑपरेशन एंटेबे जो 1976 में हुआ था। सोचिए, 4000 किलोमीटर दूर युगांडा के एक एयरपोर्ट पर हॉस्टेजेस को रखा गया था। कमांडोज वहां लैंड करते हैं और रेस्क्यू करके निकल आते हैं। उस एनालिसिस में इसके पीछे का लॉजिक ये बताया गया है कि कमांडोज के पास उस एयरपोर्ट के हर एक कमरे, यहां तक कि वेंटिलेशन शाफ्ट्स का एग्जैक्ट नक्शा था। क्योंकि सालों पहले उस स्पेसिफिक एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन इजरायली इंजीनियर्स ने ही किया था। सही पकड़ा। जब आपके पास स्ट्रक्चर का ही नक्शा हो तो सक्सेस रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। इसी तरह अर्जेंटीना से अडोल्फ आइकमैन का लाइव अबडक्शन, या फिर सीरिया और बैगदाद के न्यूक्लियर रिएक्टर्स को तबाह करना। यहाँ तक कि एक इराकी पायलट का ब्रेन वॉश करके एक्टिव सोवियत MiG-21 फाइटर जेट को हवा में हाईजैक करवाकर सीधा इजराइल में लैंड करवा लेना। इन सब में एक क्लियर पैटर्न नजर आता है, और वो पैटर्न इस चर्चा का कोर है। अगर इन डॉट्स को कनेक्ट करें तो मोसाद की असली ताकत सरहदों पर फेस टू फेस लड़ने में नहीं दिखती। नहीं, उनकी मास्टर स्ट्रैटेजी दुश्मन की सोच से एक कदम आगे निकल जाना है। जब किसी देश की सप्लाई चेन, उसके ब्लूप्रिंट्स और सबसे अहम उसके लोगों के दिमाग को हाईजैक कर लिया जाता है, तो फिजिकल दीवारों की अहमियत कंप्लीटली जीरो हो जाती है। और ठीक यही स्ट्रैटेजी इस लेटेस्ट हमले के ग्राउंड जीरो की तरफ ले जाती है। उस YouTube एनालिसिस में सितंबर 2024 के पेजर ब्लास्ट्स को सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं बल्कि एक प्रीकर्सर, एक ट्रैप बताया गया है। पेजर ब्लास्ट का वो एनालिसिस इस पूरी डीप डाइव का सबसे चिलिंग हिस्सा है। खामेनेई और टॉप लीडरशिप को जासूसी का डर था, तो उन्होंने मोबाइल फोन्स छोड़ने का ऑर्डर दिया। उन्हें लगा नॉन ट्रेसेबल पेजर्स यूज करना उन्हें सेफ रखेगा, लेकिन इंटेलिजेंस नेटवर्क ने इसी डर को मौत के जाल में बदल दिया। उन्होंने पेजर्स के अंदर एक्सप्लोसिव्स फिट कर दिए, लेकिन टेक्निकल मैकेनिक्स देखिए, हजारों पेजेस को फैक्ट्री से इंटरसेप्ट करना, सफाई से एक्सप्लोसिव्स फिट करना कि शेप ना बदले, और फिर ठीक उन्हीं टॉप कमांडर्स तक पहुंचाना। ये एक मैसिव सप्लाई चेन इन्फिल्ट्रेशन के बिना नामुमकिन था। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिलीवरी लॉजिस्टिक्स तक अंदर के लोगों की मदद दरकार थी। बिल्कुल, लेकिन इस पेजर ब्लास्ट वाले एस्पेक्ट में एक और लेयर हाईलाइट की गई है। इन एक्सप्लोसिव्स का प्राइमरी गोल सिर्फ मारना नहीं था, मास्टर स्ट्रोक कुछ और था। जब पहला ब्लास्ट हुआ तो बचे हुए टॉप जनरल्स आपातकालीन प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए डीप अंडरग्राउंड बंकर्स की तरफ भागे ताकि आगे के अटैक से बच सके। हाँ, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वो पेजेस और डिवाइसेस एक ट्रैकिंग बीकन बन चुके थे। उन डिवाइसेस ने उनके मूवमेंट का एक लाइव सिग्नल इजराइल को दे दिया। मतलब उन पेजर्स ने लिटरल गुप्त बंकर्स के कोऑर्डिनेट्स मैप कर दिए। एग्जैक्टली। इसी लाइव मैपिंग ने इस करंट मिसाइल हमले की नींव रखी। इजराइल को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ पता चल गया कि कौन सा जनरल किस बंकर में है। ये सच में टेरिफाइंग है। प्रिकॉशनरी डिवाइसेस ही डेडली वेपन बन गईं। लेकिन इस सर्वेलेंस के पीछे फोर्स प्योरली साइबर नहीं है, वो ह्यूमन साइकोलॉजी है।
और यहीं पर उस वीडियो ट्रांसक्रिप्ट का सबसे बड़ा रेवलेशन सामने आता है, जिसे द विभीषण सिंड्रोम कहा गया है। द विभीषण सिंड्रोम, इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा झटका। वही तो, उस ट्रांसक्रिप्ट में ईरान के फॉर्मर प्रेसिडेंट महमूद अहमदीनेजाद के एक ओपन कन्फेशन का जिक्र है। एक ऐसा सच जिसे सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएं। अहमदीनेजाद ने ऑन रिकॉर्ड माना था कि मोसाद की स्पाइस को पकड़ने के लिए उन्होंने जो टॉप सीक्रेट एंटी मोसाद स्पेशल टीम बनाई थी, उस एजेंसी का हेड जो चीफ डायरेक्टर था, वो खुद मोसाद का एक डीप कवर एजेंट निकला। सिर्फ वही नहीं, उसके अंदर काम करने वाले 20 और टॉप रैंकिंग इंटेलिजेंस ऑफिसर्स भी सीक्रेटली इजराइल के पेरोल पर थे। ये वो अफसर थे जिनके पास न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ब्लूप्रिंट्स, हिडन मिसाइल ठिकानों के कोड्स और टॉप साइंटिस्ट के अनफिल्टर्ड एड्रेसेस थे। जब खुफिया एजेंसी का चीफ ही दुश्मन का सबसे बड़ा एसेट बन जाए, तो सुरक्षा की चाहे जितनी दीवारें खड़ी कर लो, सब कागज की तरफ फट जाती हैं। उस कबूलनामे को एनालाइज करते हुए एक फिलोसॉफिकल सवाल खड़ा होता है, आखिर देश के सबसे टॉप इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ऐसी डीप गद्दारी क्यों करते हैं? वफादारी इतनी आसानी से कैसे बिक जाती है? मोटिवेशन क्या है इसके पीछे? उस ब्रेकडाउन में मोटिवेशन की डाइसेक्शन की गई है। आइडियोलॉजी और देशभक्ति तब तक स्ट्रांग रहती है जब तक पेट भरा हो। जब देश की इकोनॉमी गिरने लगती है, इंटरनेशनल सैंक्शन से करेंसी की कीमत मिट्टी के भाव हो जाती है और आम लोग हाइपर इन्फ्लेशन और गरीबी से जूझने लगते हैं, तो बड़े से बड़े जनरल्स का कन्विक्शन कमजोर पड़ने लगता है। मोसाद का नेटवर्क इसी वल्नरेबिलिटी पर स्ट्राइक करता है। वो लोगों को फॉरेन पॉलिसी पर कन्वर्ट नहीं करते, वो आलीशान जिंदगी, एक लग्जूरियस लाइफ का लालच देते हैं। उन्हें प्रॉमिस किया जाता है कि यूरोप में एक सिक्योर लैविश फ्यूचर दिया जाएगा, नई आइडेंटिटीज के साथ। गिरती हुई इकोनॉमी के बीच एक आलीशान फ्यूचर का लालच आइडियोलॉजी पर भारी पड़ जाता है। एग्जैक्टली। फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज का सबसे खतरनाक वेपन स्टेल्थ बॉम्बर नहीं है, उनका वेपन है मनोवैज्ञानिक दबाव, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। और इस मनोवैज्ञानिक दबाव का इम्पैक्ट ग्राउंड लेवल पर क्या होता है, ये देखना अहम है। आज जब उस रिजीम के इंटरनल सर्कल्स का माहौल देखा जाता है, तो ट्रस्ट पूरी तरह से इवेपोरेट हो चुका है, खोखला हो चुका है। हर बड़ा अफसर, हर टॉप नेता इस पैरानोया में जी रहा है कि उनका अपना वफादार नौकर या पिछले 30 साल से करीबी दोस्त कहीं वही तो अगला प्लांटेड एजेंट नहीं है। शक का ये जहर इंटरनल स्ट्रक्चर्स में इस कदर फैल चुका है कि मीटिंग रूम्स में हर कोई एक दूसरे पर डाउट कर रहा है। जब इन्फिल्ट्रेशन इस लेवल पर पहुंच जाए, तो वो सिर्फ टारगेट्स की मौत नहीं करती, वो कमांड सिस्टम के भरोसे को ही मार देती है। सही कहा। ये ऐसी स्थिति है जहां एग्जिस्टेंशियल लड़ाई सरहदों पर नहीं बल्कि अपने लोगों के ज़मीर के अंदर चल रही है, और यही इस डीप एनालिसिस का सबसे क्रिटिकल निष्कर्ष है। मॉडर्न दुनिया में किसी सुपर पावर के पास चाहे कितने भी एडवांस्ड मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी सिस्टम्स हों, हाइपरसोनिक मिसाइल्स हों, ये न्यूक्लियर प्रूफ बंकर्स हों, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर एक माइक्रोसेकंड में फेल हो जाता है अगर सिस्टम के कंट्रोल पैनल पर बैठे लोग ही अंदर से बिक चुके हों। दरवाजा खोल दे तो दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी उस सिस्टम को बचा नहीं सकती। बिल्कुल। ये फिजिकल डिस्ट्रक्शन से पहले भरोसे की मौत होती है, जो किसी भी एस्टेब्लिशमेंट की नींव हिलाकर रख देती है। इस पूरी चर्चा से एक हेवी टेरिफाइंग रियलिटी सामने आती है। आमतौर पर दुनिया यह सोचती है कि मॉडर्न वॉर्स सिर्फ हवा में उड़ते ड्रोन्स और फौजों के साइज से जीती जाती हैं। लेकिन इस सोर्स मटेरियल ने दिखाया है कि आज की असली वॉर माइक्रो लेवल इन्फिल्ट्रेशन और ह्यूमन वीकनेस पर लड़ी जाती है। जब साइबर वॉरफेयर की डिजिटल दिमक और लालची इंसान की ह्यूमन दिमक हाथ मिला लें, तो फौलादी कवच भी रातों रात धंस जाता है। आज हमने इस विश्लेषण में समझा कि एक कोलोसल स्टेट सिस्टम जो बाहर से इम्पेनेट्रेबल दिखता है, वो अंदर से कितना फ्रेजाइल हो सकता है। इस डीप डाइव को अपने आखिरी पड़ाव पर लाते हुए एक ओवरआर्चिंग सेंटिमेंट दिमाग में बहुत गहरा असर छोड़ जाता है। एक वक्त था जब दुश्मन को सरहदों पर बाइनोक्यूलर से ढूंढा जाता था, लेकिन आज के एडवांस्ड वॉरफेयर में सिचुएशन पलट चुकी है। आज वो शिकारी स्नाइपर राइफल लेकर किसी दूर की बिल्डिंग पर नहीं बैठे हैं, वो सबसे सिक्योर बंकर के ठीक बगल वाले वीआईपी कमरे में साथ कॉफी पीते हुए मुस्कुराते हुए खड़े होते हैं। काफी चिलिंग थॉट है। तो इस पूरी एनाटॉमी ऑफ अ ब्रीच को देखते हुए एक गहरा सवाल पैदा होता है जो किसी के लिए भी रातों की नींद उड़ाने वाला हो सकता है। आज की इस हाइपर कनेक्टेड और पैसों से ड्रिवन दुनिया में, जहां हर वफादारी की, हर राज की एक इंटरनेशनल कीमत लगाई जा सकती है, क्या किसी भी देश या किसी भी ग्लोबली पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी इनर सर्कल सच में कभी इम्पेनेट्रेबल रह सकता है? या फिर दुनिया की हर बड़ी ताकत
अनजाने में अपने ही कोर के अंदर बैठे किसी इनविजिबल डिजिटल या ह्यूमन दीमक के ट्रिगर होने का बस इंतजार कर रही है।